जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट में एक समस्या ये आई है कि इज़राइल के अटैक से नतान्स फैसिलिटी, जो कि ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पर रेडियो एक्टिव खतरा बढ़ गया है। आप सभी को याद होगा, जब इज़राइल ने मैसिव अटैक लॉन्च किया था अगेंस्ट इज़राइल, तो इसके टारगेट में थे अराउंड 200 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइट्स और अदर मिलिट्री साइट्स, जिसमें एस्फहान, नतान्स, फोर्दो ये प्रिंसिपल न्यूक्लियर साइट्स हैं। तो इन पर अटैक किया गया, जहां पर नतान्स फैसिलिटी को टारगेट किया गया प्रिंसिपली, जो कि अबव द ग्राउंड है। वैसे इसे अंडरग्राउंड ही बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर लीकेज की न्यूज़ आई है और ये लीकेज कंफर्म किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA राफेल ग्रोसी ने। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भेजी है UNSC को और ये बताया है कि ये लीकेज हुआ है इस अटैक के बाद से, जहाँ पर रेडियो एक्टिव खतरा फिर बढ़ गया है, यानी कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल सकता है नतान्स रीजन में। और एक केमिकल लीकेज की भी खबर आई है। ईरान इस केमिकल का यूज़ करता था इन न्यूक्लियर इन्रिचमेंट, तो केमिकल लीकेज और रेडियो एक्टिव लीकेज की भी खबर आई है। रेडियो एक्टिव लीकेज में अल्फा रेडिएशन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंडस्ट्रियल केमिकल का भी लीकेज हुआ है नतान्स रीजन में। ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, फोर्दो हो, एस्फहान हो, नतान्स हो, ताकि ये प्रोटेक्टेड रहें। फिर भी ये इतने अंडरग्राउंड नहीं थे कि इन्हें नुकसान ना हो। एक फ़ोटो रिलीज़ किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि नतान्स को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है इसराइल ने। यानी कि अब जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा था नतान्स रीजन में, वो अब काफ़ी हद तक डिले हो जाएगा। आप सभी को पता था कि लगभग 83% का इन्वेस्टमेंट कर चुका था ईरान, और यदि इसको नहीं रोका जाता तो वो 90% तक पहुंच जाता। और 90% तक आप अगर पहुंच गए तो फिर आपके पास कैपेसिटी है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बम बना सकते हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए ईरान पर हमला किया गया बाय इज़राइल, और यहाँ पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 रिलीज़ हुआ है, एक केमिकल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है इन न्यूक्लियर इनरिचमेंट। और यदि ये एटमॉस्फेयर में है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि इसे इनहेल कर लिया गया तो फिर ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है, बहुत ख़तरनाक हो जाता है। 5 से 6 प्रिंसिपल न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं ईरान में, जहाँ पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट का, रिसर्च डेवलपमेंट का और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होता था। लेकिन इस अटैक ने इस काम को काफ़ी तक रोक दिया है, डिरेल कर दिया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद आपको पता ही है कि वॉर एस्केलेट हुआ और ईरान ने हमला किया तेल अवीव और हैफा पर, और अटैक अभी चल रहा है। ये पहले अनडिटेक्टेड था, इसको इतना रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन लीकेज की जब खबरें आई उसके बाद से IAEA एक्टिव हुआ और उनके टीम ने ये इच्छा जताई कि उन्हें इंस्पेक्शन करना है नतान्स का और दूसरे न्यूक्लियर फैसिलिटी का। अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी इन्विटेशन नहीं आया है, यानी कि ईरान ने अलाउ नहीं किया है कि IAEA की टीम वहाँ पर आए और यहाँ पर इंस्पेक्शन करे। राफेल ग्रोसी, जो कि चीफ हैं IAEA के, उन्होंने ये वार्निंग दी है UNSC को कि ये एक अनवारंटेड प्रेसिडेंट है और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत किसी कंट्री के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना सही नहीं है। यानी कि IAEA इसको लेकर कंसर्न्ड है और अपनी रिपोर्ट उन्होंने UNSC को भेज दी है। अब देखते हैं UNSC इस बारे में क्या फ़ैसला लेता है। अगर खुद IAEA की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी फॉर द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका हेडक्वार्टर वियना में है और ये ऑटोनमस बॉडी है अंडर यूनाइटेड नेशंस। तो ये इंस्पेक्शन करते हैं, प्रमोशन करते हैं पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं ताकि एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रिसिटी में और दूसरे फील्ड में न्यूक्लियर पावर का यूज़ किया जा सके। और कोशिश करते हैं कि इसका मिलिट्री यूज़ कम से कम हो, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ हो। इस पर ज़्यादा फोकस रहता है IAEA का। इज़राइल के टारगेट में ईरान के सभी प्रिंसिपल न्यूक्लियर फैसिलिटी थे, क्योंकि उसे पता था कि जितना समय ईरान को मिलेगा न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने में, न्यूक्लियर वेपन्स आसानी से बना लेगा वो। इसलिए उसने ये निश्चय किया कि जितना ज़्यादा सब्सटेंशियल नुकसान वो पहुंचा सके ईरान को, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को, उतना सही। अब इसके वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशन हो गए ऑन ईरान। एक तो यहाँ पर अब डिले होगा रिकन्स्ट्रक्शन में, यहाँ पर लॉस होगा, उससे कंपनसेट करना होगा, और एक प्रकार का जो
प्रेशर है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो बढ़ेगा कि आप रिटेलिएशन करो विथ फुल फोर्स ताकि इजराइल को नुकसान पहुँचे। ईरान ने किया भी, तेल अवीव और हैफा पे हमला किया, इजराइल को नुकसान पहुँचा है, लेकिन इतना नहीं जितना ईरान को नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तो इजराइल के पास मिलिट्री सुपीरियरिटी है और बैकिंग है यूनाइटेड स्टेट्स की, इसलिए इजराइल के पास एक एडवांटेज है। एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि ईरान का क्लेम है कि उसने F-35 को शूट डाउन किया हुआ है और एक पायलट भी कैप्चर किया है। ये न्यूज़ ईरानियन मीडिया, दूसरे कंट्रीज़ की मीडिया, चाइनीज़ मीडिया और यहाँ तक कि इंडियन मीडिया भी दिखा रही है। बार बार इस पर डिस्कशन किया जा रहा है कि F-35 एदिर जो कि यूएस और इजराइल का फाइटर जेट है उससे शूट डाउन किया गया है। F-35 पाँचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है और अपने आप में एक एज रखता है, तो उसको शूट डाउन करने का क्लेम किया है ईरानियन गार्ड्स ने। हालांकि इसको लेकर इजराइल की तरफ से बयान दिया आया है कि ये सब बेसलेस हैं और ऐसा कोई भी हमारा F-35 शूट डाउन नहीं किया गया है। F-35 का शूट डाउन होना ये न्यूज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पाँचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट यदि शूट डाउन किया गया है तो इससे पर्सनल लॉस है यूएसए को, क्योंकि यूएसए अपने F-35 को कई कंट्रीज़ को बेचना चाहता है। बहुत सारी कंट्रीज़ F-35 यूज़ करती हैं, यूएस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, अलग अलग देशों में F-35 का यूज़ होता है। और ईरान का क्लेम ये है कि इन्होंने S-300 जो कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है उसके थ्रू इसे न्यूट्रलाइज किया है। S-300 काफ़ी आउटडेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, खुद इसको रशिया यूज़ नहीं करता। ये यूएसएसआर एरा का एयर डिफेंस सिस्टम है और बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजिकल वीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ईरान S-300 के थ्रू F-35 को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्योंकि F-35 के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, उसमें स्टील्थ कैपेसिटी है। तो फिर एक यूएसएसआर एरा का S-300 उसे कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है? हो सकता है एक प्रकार का प्रोपेगेंडा चला रहा हो ईरान, जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो, F-35 के प्रेस्टीज को धक्का लगे और इसके पोटेंशियल बायर्स पीछे हटे, जिसमें इंडिया भी एक है। लेकिन लगता नहीं कि अब इंडिया F-35 की तरफ ध्यान देगा। बात चाहे जो भी हो, चाहे नातान्स पर हमले की बात हो, रेडियो रेडिएशन की बात हो या F-35 की बात हो, इतनी बात तय है कि हाल फिलहाल मिडिल ईस्ट शांत नहीं है। ईरान और इजराइल फुल स्केल वार में आ चुके हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और दोनों ही देश एक दूसरे को सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए डिटरमाइंड हैं। अब देखते हैं युद्ध कितना लंबा खिंचता है और कौन इसमें विक्टोरियस होकर उभरता है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ये ऑपरेशन किया था इजराइल ने, जिसके जवाब में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। वापस अगर नातान्स की बात करें तो यहाँ पर अगर रेडिएशन हुआ है और आईएए की टीम को नहीं करता है ईरान अलाउ कि वो वहाँ पर इंस्पेक्शन करें, जांच करें, तो खतरा बढ़ सकता है। ईरान में बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी रेडिएशन की। फिर जो आम नागरिक हैं उन तक रेडिएशन फैल सकता है, जो कि एक प्रकार का केमिकल डिज़ास्टर, न्यूक्लियर डिज़ास्टर बनकर उभरेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वॉर डीएस्केलेट हो, आईएईए की टीम ईरान पहुँचे, इंस्पेक्शन करे, बातचीत करे कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, उसका प्रॉपर असेसमेंट हो। और रही बात दूसरे रूमर्स की F-35 की, तो ये अभी अनडॉक्यूमेंटेड है, अनकन्फर्म्ड है, तो इनके बारे में कुछ खास कहा जा नहीं सकता। बट लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। दोनों ही पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं कि दोनों ने एक दूसरे को सब्सटेंशियल नुकसान पहुँचाया है, नुकसान हुआ भी है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। युद्ध किसी के फ़ायदे में होता नहीं है, किसी पार्टी के फ़ायदे में होने वाला है नहीं, दोनों को ही नुकसान होगा और किसी एक पार्टी को शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तब समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है और अधिक हो सकती है। और यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट फिर से है कि ईरान हो या इजराइल हो, भारत के लिए नुकसान है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों में भारत के हित हैं, दोनों के साथ हमारे रिश्ते हैं, अच्छे हैं, दोनों के ही साथ हम कॉर्डियल रिलेशन एंजॉय करते हैं। इसलिए इस युद्ध का रुकना, डीएस्केलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि रीजन में शांति आए और नॉर्मलसी रिस्टोर की जा सके। इसके लिए ईरान इजराइल दोनों को साथ आना होगा कि उनकी क्या मंशा है और बीच में रास्ता निकालना होगा। पहले तो ये कि जो थ्रेट्स हैं फ्रॉम ईरान उन्हें एलिमिनेट करना होगा,
ईरान को कुछ कंसेशन देना होगा, उस पर लगे सैंक्शंस कम करने होंगे। एक प्रकार का विश्वास बहाली का ये समय है और इस पर जितनी तेज़ी से काम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये वार अगर एस्केलेट बहुत ज़्यादा हो गया तब फिर जो पीस का रास्ता है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। एंड वी होप कि पीस जल्दी रिस्टोर की जा सके। सो लेट्स सी, अगर कोई अपडेट आता है जो कि सिग्निफिकेंट है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपेगेट कीजिए ये वीडियो, ताकि लोग अधिक से अधिक इस बारे में जान सकें कि क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं, क्या क्या नया नया डेवलपमेंट हो रहा है इन ईरान इजराइल वार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।